तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले मैं तुम्हें उस दिन लास्ट में जाते जाते करवा के गया था। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, है ना। मैं 2 मिनट तुम्हें इसका रिवीजन दे देता हूं, फिर ग्राफ बनवा के फिर मैं नेक्स्ट में आऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा। लेकिन ये सब तुम फॉर्मूले याद रखना। एम मतलब मास, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए मतलब होता है एम्पलीट्यूड, है ना। और यहां पे एक्स का मतलब होता है पोजीशन। जैसे मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि ये कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये पीछे वाली एक्सट्रीम पोजीशन है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। जैसे ही कोई इंसान एक्सट्रीम पोजीशन वर्ड यूज करे, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। क्योंकि एक्स इक्वल टू प्लस ए तो ये वाला होगा, माइनस ए पीछे वाला होगा। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो टोटल एनर्जी को कोई लेना देना ही नहीं है कि आपका एक्स का वैल्यू क्या है, पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए है तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, तो काइनेटिक तो क्या हो जाएगा जीरो। और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह आप ए पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो तुम है ना याद रखना, हमेशा याद रखना कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक तो जीरो होती है और पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये तुम्हें याद रखना है। तो इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसका ग्राफ बनाओ। तो देखो ये इसका ग्राफ बनेगा। सपोज करो कि इधर तो आपकी एनर्जी है, इधर आपका एक्स है, और मान लो ये आपका x इक्वल टू जीरो है, ये आपका x इक्वल टू प्लस ए है, और ये आपका x इक्वल टू माइनस ए है। मैंने तुम्हें क्या बोला कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, तो आपकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये तो किसका ग्राफ आ गया, टोटल एनर्जी का। दूसरा मैंने तुम्हें क्या बताया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है। तो काइनेटिक का ग्राफ कैसा होगा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा ऐसा। किसका ग्राफ है ये, काइनेटिक का। ध्यान से देखो, x इक्वल टू माइनस है और x इक्वल टू ए पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा होगा। बना दो इसको अपनी कॉपी में, ये पोटेंशियल का ग्राफ है। बना दो तीनों ग्राफ को। और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों के वेरिएशन विद पोजीशन। बना दो इसको अपनी कॉपी में। बना लिए, एकदम परफेक्ट पैराबोला है। ये ड्राइंग थोड़ी खराब है, ये ऐसा है, एक ऐसा है और तीसरा ऐसा है। तो टोटल तो कांस्टेंट रहेगी, ये पोटेंशियल है, ये काइनेटिक है। लिख लो इसको। ठीक है, कोई डाउट है देवांश, कोई डाउट है स्वरा, शिवांश, कोई डाउट है तो पूछो, अनुष्का, कोई भी डाउट है तो पूछो यार। टोटल का ग्राफ, पोटेंशियल का ग्राफ, काइनेटिक का ग्राफ। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, फाइंड पोजीशन इन फाइंड पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और क्वेश्चन का अगला पार्ट है, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। अब होता क्या है, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे एकदम हक्का बक्का, और यार ये क्या आ गया, कैसे करेंगे। अरे तुम क्वेश्चन पढ़ना सीखो। आपको पोजीशन निकालनी है, मतलब आपको एक्स निकालना है। कब, जब काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हो। तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है,
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, इससे ये पूरा कट गया, तो आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आया, एक्स स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको उधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करो तो आपका x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ए अपॉन रूट टू। ये आपका आंसर है, खत्म। समझ में आया कैसे किया। और इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पढ़ो, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। याद है ये रिलेशन की, भूल गए, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा और ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस इस x की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, आपको v मिल जाएगा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? अब डाउट है तो पूछो। देवांश कोई डाउट है? अनुष्का कोई डाउट है तो पूछो प्लीज यार, कि सर इसमें ये डाउट आ रहा है, वापस बता दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूं। नो सर। ठीक है। अच्छा परिन, तूने अभी ज्वाइन किया है, तूने कोई ज्यादा मिस नहीं किया है, तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, बहुत अच्छा टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन एसएचएम एंड यूसीएम। अब पहले तुम समझना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें वापस याद दिला दूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो एक तो यहां पे वर्ड लिखा हुआ है सर्कुलर मोशन, इसका मतलब एक बात तो पक्का है कि कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होगा। लेकिन यहां पे यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि पार्टिकल अगर गोल गोल घूम रहा है, तो चाहे तुम सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे सब जगह पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी। सब जगह वी वी वी, सब जगह, कहीं पे भी वेलोसिटी की वैल्यू अलग नहीं है। हाँ, तुम ध्यान से देखो, सब जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है, यहां पे इधर, 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 लेकिन सब जगह वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, सेम। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहती है, और v किसके बराबर है, ओमेगा आर के। तो v सेम है, r सेम है, तो ओमेगा भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है, तो आपको लिखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये मैं पहले भी तुम्हें पढ़ा चुका हूं, बस रिवाइज करा रहा हूं। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, है ना? तो ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब v इक्वल टू क्या, ओमेगा आर। v कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी क्या होगा, ओमेगा भी क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। तो अब यहां पे क्या लेना देना है, अब तुम सब ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और मान लो कि आपके पास एक पार्टिकल है यहां पे, सेंटर से a दूरी पे, और वो ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। और मान लो कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कितना एंगल कवर किया अपन, कितने टाइम में कवर किया। तो थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन तुम ये याद रखना। तो मान लो कि किसी टाइम टी पे आपका पार्टिकल यहां पे है, और मान लो ये एंगल थीटा है, क्योंकि अपना पार्टिकल इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है, इस तरीके से क्या कर रहा है, पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है। तो मान लो कि वो घूमते घूमते किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां पे, और मान लो यहां पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट वाई है। तो अपन अब क्या करेंगे, हम लोगों को एक्स और वाई निकालना है। देखो अपन कैसे निकालेंगे, देखो ये ए है, तो मतलब सर्कल का रेडियस ए है, तो ये भी क्या होगा, ए होगा। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये तो वाई आ जाएगा क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये एक्स आ जाएगा क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है। अब आप खुद मुझे बताओ कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब सब वैल्यू पुट करो, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। परपेंडिकुलर क्या है, वाई, और हाइपो कितना है, ए। ध्यान से देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपो कितना है, ए, परपेंडिकुलर वाई, तो वाई कितना आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। उसी तरीके से कॉस थीटा का फॉर्मूला पुट करो। कॉस थीटा क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में तुम ध्यान से देखोगे तो ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये a, और ये आपका थीटा है। तो बेस कितना है x, तो x को अपन क्या लिख सकते हैं, a cos ओमेगा t। तो ध्यान से देखो, तुम इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ध्यान से देखो, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी या a cos ओमेगा टी, ये दोनों किसकी इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो देखो अपनी कॉपी में, that if a particle is in SH, if a particle is in UCM, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, देन x एंड y कोऑर्डिनेट आर इन SHM। तो आपका जो x और y कोऑर्डिनेट है वो किस में होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। लिख लो, कई बार एग्जाम में ये लाइन लिखी आती है, इफ ए पार्टिकल इज इन यूसीएम देन x एंड y कोऑर्डिनेट SHM, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। कई बार ये प्रूव करने को आता है, तो आप इस चीज को प्रूव भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो इसको, और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हिंदी में समझाऊं वापस तो सुनना, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो, किस में होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होंगे। लिख लो, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछो प्लीज यार। स्वरा कोई डाउट है, अनुष्का, देवांश, लिख लो। पता है कई बार आता है ये क्वेश्चन, और मैं तुम्हें इसके न्यूमेरिकल करना सिखाता हूँ। अब एक बार लिख लो इसको पूरे को यार। कोई डाउट है तो पूछो। और याद रखना, ये जो थीटा होता है ना, ये थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही बनाते हैं। तो एक्स का फॉर्मूला हमेशा क्या आता है, ए कॉस ओमेगा टी, वाई का फॉर्मूला ए साइन ओमेगा टी। इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज भी होता है, वो कब होता है वो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, एक बार लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ ऋषिता, दो वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन में, दो वैल्यू भी आएगी और वेलोसिटी भी दो आएगी बेटा, एकदम सही सोच रहे हो आप। ओके, अब जैसे मान लो, अब तुम सब ध्यान से देखो, मान लो कोई तुम्हें बोले कि यार मेरा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो ऐसा है। मान लो कोई तुम्हें बोले कि कोई पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, और उसने एक दिक्कत दे दी, उसने बोला कि आपका जो मोशन है वो यहां से चालू नहीं हो रहा है, यहां से चालू हो रहा है, ऐसे। तो अब इक्वेशन कैसे लिखोगे, कोई घबराने की बात नहीं है। मान लो ये एंगल आपको फाई दे रखा है, तो अब आपको क्या करना है, देखो अब आपका पार्टिकल टाइम इक्वल टू जीरो पे यहां पे है, यहां पे नहीं है। तो अब आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, थोड़ा सा चेंज करना है, x इक्वल टू ए कॉस, ब्रैकेट में आएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, और y इक्वल टू ए साइन, ब्रैकेट में आएगा ओमेगा टी प्लस फाइव। बस इतना सा चेंज आएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा। अपन ने जो पिछला डेरिवेशन किया उसमें अपना पार्टिकल चालू कहां से कर रहा था, यहां से। अगर मान लो आपका पार्टिकल का मोशन यहां से चालू ना हो, मान लो यहां से चालू हो रहा है, इस जगह से, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट का इक्वेशन क्या आएगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। वाई कोऑर्डिनेट का इक्वेशन क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों, क्योंकि पहले से ही उसने फाइव एंगल कवर कर रखा है, तो इसलिए अपन ने क्या किया, ओमेगा टी प्लस फाइव कर दिया। ठीक है, लिख लो। अब मैं तुम्हें अपनी बुक का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाता हूं, इसको लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले से ही अगर फाइव एंगल है तो फिर आपको इस तरीके से उल्टा लिखना है। तो जैसे एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। अब सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है,
और आपका एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। मान लो आपका पार्टिकल यहां है 10 मीटर की दूरी पे, और वो ऐसे गोल गोल घूम के आता है, इस तरीके से घूम के वापस यहां पे आ जाता है, और मान लो उसको टाइम लगता है 2 सेकंड, और उसका मोशन यहां से चालू हुआ इस जगह से। तो आपको बताना है कि उसके एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वेशन क्या होगी और वाई कोऑर्डिनेट की इक्वेशन क्या होगी। तो देखो, अगर आपका मोशन यहीं से चालू हो रहा है तो आपको फाई लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो ए कॉस ओमेगा टी, और वाई की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए साइन ओमेगा टी। अपन वैल्यू ढूंढते, देखो ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे ए कितना है 10, क्योंकि यूसीएम में अपन जो रेडियस है वही ए होगा। और अगर तुम भूल गए हो तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई और टाइम पीरियड कितना है 2, 2 से 2 गया तो ओमेगा कितना आया पाई, तो फॉर्मूला क्या आएगा 10 कॉस पाई टी, और वाई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 10 साइन पाई टी। तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो, वरना ऐसे क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है, मैं तुम्हें आज क्वेश्चन नंबर भेजूंगा, वो ट्राई करना, और कोई डाउट है तो अपन डिस्कस करेंगे, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। सर एम्पलीट्यूड क्या क्या हो गया, एम्पलीट्यूड 10 क्यों लिया? एम्पलीट्यूड यहाँ पे देख, यूसीएम में एम्पलीट्यूड का मतलब है कि वो मैक्सिमम कितने एक्स तक जा सकता है और मैक्सिमम कितने वाई तक जा सकता है। तो देख, अगर ये 10 है तो वैसे घूमता 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 यहां पहुंचेगा, तो खुद मुझे बता कि वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है, क्योंकि वो तो सर्कल में घूम रहा है। और वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -10 हो सकती है। तो ये एम्पलीट्यूड है। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 10 हो सकती है, 10 से आगे तो जाने नहीं वाला, और वो दौड़ते दौड़ते पीछे भी पहुंचेगा, तो वो कहां पहुंचेगा तू बता, यही पहुंचेगा। तो देख यहाँ वहां यहाँ पे एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10, क्योंकि इसके पीछे तो जा नहीं सकता। तो मेन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, इसलिए मैंने 10 लिया। और ध्रुव, तुझे ये फॉर्मूले याद रखने, एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई/टी, और ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब, अगर ऐसा क्वेश्चन है मतलब एम्पलीट्यूड का मतलब रेडियस कितना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो अब डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं अब तुम समझना, देखो समझना आसान टॉपिक है। जैसे मान लो कि ये दीवार है, और मान लो कि दीवार से एल लेंथ की रस्सी है और नीचे एक मास है एम। देखो रियल लाइफ में क्या होता है, मतलब मैं आइडियल की बात नहीं कर रहा हूं, रियल लाइफ में पता है क्या होता है, अगर अपन इस मास को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं और छोड़ते हैं तो ये मास वहां जाता है, फिर थोड़ा यहां आता है, फिर थोड़ा वहां जाता है, थोड़ा यहां पे आता है, और धीरे 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 क्या कर जाता है, ये रुक जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डैम्पिंग। क्योंकि आइडियल लाइफ में तो क्या होता है, आइडियली तो फ्रिक्शन जीरो है, तो आपके मास को एक बार आप छोड़ो तो वो पूरी जिंदगी भर ऑसिलेट करता ही रहेगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रियल लाइफ में एयर फ्रिक्शन भी होता है, क्योंकि ये मास कहां जुड़ रहा है, हवा में, तो हवा का भी फ्रिक्शन होता है। साथ में यहां पे जो रस्सी है इस जगह, ये रस्सी बार बार इधर इधर होगी, तो यहां पे भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका एनर्जी लॉस होता है और आपका ऑसिलेशन रुक जाता है। तो देखो, इन ऑसिलेशंस, तो लिखो अपनी कॉपी में, इन ऑसिलेशंस if there is friction, then energy of oscillation, then energy of oscillation will decrease with time, then energy of oscillation will decrease with time। वापस पढ़ो, इन ऑसिलेशन मतलब जब ऑसिलेशन होता है, इफ देयर इज फ्रिक्शन, मान लो फ्रिक्शन है, then energy of oscillation will decrease with time and
oscillations will stop, and oscillations which will stop, oscillation रुक जाएंगे. This are damped oscillations. और इन oscillations को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं damped oscillation. डैम्पिंग का मतलब है कि धीरे धीरे आपका ऑसिलेशन जो है वो थम जाएगा, वो रुक जाएगा. तो देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन होते क्या है. तो इन ऑसिलेशंस इफ देयर इज फ्रिक्शन, देखो जहां पे भी फ्रिक्शन है वहां पे एनर्जी लॉस तो पक्का होगा. इफ देयर इज फ्रिक्शन then energy of oscillation will decrease with time and oscillations will stop. This are damped oscillation. इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं damped oscillation. और डैम्पिंग के कारण क्या होगा? धीरे धीरे आपका जो ऑसिलेशन है वो रुक जाएगा. ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में. सर हाँ पूछो. सर ग्रेविटी ऑसिलेशन के मूवमेंट को अफेक्ट करती है क्या? देख वो किस ऑसिलेशन की बात कर रहा है देवांश, उस पर डिपेंड करता है ना. देख मैं तेरे को अभी देख मुझे 2 मिनट देना, इसका ग्राफ और इक्वेशन लिखा दूं, फिर मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर करता हूं. मैं डैम्प पूरा करके फिर तेरे क्वेश्चन का आंसर करता हूं. इफेक्ट करती है यार, जैसे सिंपल पेंडुलम है. तो तू खुद मुझे बता, जो सिंपल पेंडुलम है वो तो ऑसिलेटिंग ग्रेविटी के कारण करता है. अगर ग्रेविटी होती नहीं तो तू उस मास को ऊपर लेके जाके छोड़ता, तो क्या वो नीचे आता? वो नीचे आता ही नहीं. लेकिन अगर जैसे मान ले तेरा स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम को ग्रेविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास है, के है. अगर तू इस मास को आगे ले जाके छोड़ेगा तो ये ऑसिलेट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा. तो अगर तेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन ग्रेविटी के कारण हो रहा है तो ग्रेविटी इफेक्ट करेगी. अगर ग्रेविटी के कारण नहीं कर रहा है तो इफेक्ट नहीं करेगी. पर हाँ, ग्रेविटी का फ्रिक्शन नहीं होता है. यस सर, मैं वही पूछने वाला था, मतलब ग्रेविटी मतलब फ्रिक्शन की तरह भी एक्ट कर सकती है नहीं क्या नहीं, ऑसिलेशन ग्रेविटेशनल में? फोर्स तो बेटा कंजर्वेटिव फोर्स होता है. ग्रेविटी कभी भी फ्रिक्शनल जैसे काम नहीं करेगी. तो मतलब ग्रेविटी की वजह से इसका एनर्जी लॉस नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं होगा. ग्रेविटी की वजह से नहीं हो सकता. तो याद रखना देवांश, चाहे तेरा ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे तेरा इलेक्ट्रिक फोर्स हो, इन दोनों के कारण कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होता. दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस है. ओके सर, थैंक यू. ठीक है. तो अब देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन में होता क्या है, अभी मैंने तुम्हें हिंदी में समझाया कि धीरे धीरे रुक जाएगा. तो आपको 2 ग्राफ बनाने हैं. एक ग्राफ आपको बनाना है एम्पलीट्यूड और टाइम का. तो देखो, पहले तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर थोड़ा और कम होगा, फिर थोड़ा और कम होगा, और धीरे धीरे क्या होगा? धीरे 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 अपना ऑसिलेशन रुक जाएगा. उसी तरीके से आप एनर्जी और टाइम का ग्राफ भी बनाना. तो मैं तुम्हें क्या कहा था कि ये टोटल एनर्जी है. कौन सी एनर्जी है? टोटल एनर्जी. याद है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. तो मैं तुम्हें क्या बोला? धीरे धीरे एम्पलीट्यूड घटेगा तो धीरे धीरे एनर्जी भी घटेगी. तो एनर्जी धीरे धीरे घटते घटते कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और आपका ऑसिलेशन रुक जाएगा. तो ये दोनों ग्राफ किसके? डैम्प्ड ऑसिलेशन के. एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम और टोटल एनर्जी वर्सेस टाइम के ग्राफ है. बना लो इसको अपनी कॉपी में. बना लो एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम और टोटल एनर्जी वर्सेस टाइम के दोनों ग्राफ. ठीक है. तो धीरे धीरे आपका ऑसिलेशन रुक जाएगा, तो आपकी सारी एनर्जी खत्म हो गई, और आपका एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा? 0. क्योंकि जब पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं करेगा तो एम्पलीट्यूड किस बात का? आया समझ में? किसी को इसमें अब कोई डाउट है तो पूछो यार. इसकी इक्वेशन और लिखवा रहा हूँ, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा. कोई डाउट है इसमें तो पूछो. ओके. क्योंकि देखो अगर डैम्पिंग नहीं है, अगर डैम्पिंग नहीं होती है तो अपना ऑसिलेशन कम होता ही नहीं है. चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. और याद है, अगर डैम्पिंग नहीं है तो मैंने तुम्हें क्या बोला था? टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. लेकिन डैम्पिंग है तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? घट के 0 हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में इक्वेशंस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस. एक सेकंड ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट.
जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक मिनट, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया है, एक मिनट। ओके, देखो अब लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, सॉरी इक्वेशंस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। टॉपिक लिखो इक्वेशंस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस, इक्वेशंस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो अगर डैम्पिंग है तो फिर आपकी इक्वेशंस कैसी बनेगी, अब तुम सब ध्यान से सुनना। अगर डैम्पिंग है तो अपन इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अब तुम सब ध्यान से सुनना। देखो डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, डैम्पिंग का मतलब होता है कि कोई आपके सिस्टम को ऑसिलेट करने से रोक रहा है, और मैक्सिमम केस में वो क्या होता है, मैक्सिमम केस में वो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो तुम सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, और मान लो कि यहां पे ऊपर एक दीवार है, और मान लो कि दीवार से एक स्प्रिंग बंधी हुई है और नीचे एक मास है m। तो मान लो ये दीवार है, एक स्प्रिंग बंधी हुई है और नीचे एक मास है m, और मान लो कि यहां पे कोई लिक्विड भरा हुआ है, मान लो कि यहां पे क्या भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब तुम खुद सोचो, अब खुद सोचो, देखो अगर ये मास ऑसिलेट करेगा तो एक फोर्स तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग लगाएगी, तो एक फोर्स कौन सा आएगा, -kx। और मान लो कि ये मास वेलोसिटी v से नीचे जा रहा है, तो ये फ्लूइड क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा -bv, और इस b को हम बोलते हैं डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ये जो b होता है ना, इस b को हम क्या बोलते हैं, इस b को हम बोलते हैं डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो तुम पूछोगे सर ये फोर्स कहां से आया, देखो तुम खुद मुझे बताओ। अगर मान लो कोई स्विमर है और वो पानी में स्विम कर रहा है, तो अगर वो धीरे धीरे स्विम करेगा तो पानी उस पर कम फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर वो स्विमर ज्यादा तेज स्विम करेगा तो पानी भी उस पर फोर्स ज्यादा लगाएगी। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा। और सीधी सी बात है, अगर ये मास नीचे आएगा तो फ्लूइड इस पर फोर्स कहां लगाएगी, ऊपर की तरफ। क्योंकि अगर मान लो कोई स्विमर आगे जाता है तो पानी स्विमर पे फोर्स क्या लगाती है, पीछे की तरफ, जो विस्कस फोर्स होता है वो। तो अगर ये मास नीचे की तरफ आएगा तो इस फ्लूइड के कारण एक विस्कस फोर्स आएगा, वो क्या लगेगा, ऊपर की तरफ। तो इस मास पे दो फोर्स है, एक तो स्प्रिंग वाला और एक फ्लूइड वाला। और ये फ्लूइड वाला फोर्स क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे बी जो है, ये बी क्या है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। जैसे मान लो ये अगर हवा है तो बी कम होगा, पानी है तो बी ज्यादा होगा, अगर मान लो यहाँ पे शहद है तो बी और ज्यादा होगा, क्योंकि शहद तो बहुत ज्यादा डैम्प करेगा। शहद में कोई चीज ऑसिलेट कर सकती है क्या, शहद कितना ज्यादा गाढ़ा होता है, शहद में कोई चीज ऑसिलेट कर ही नहीं सकती। तो बी डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन सा मटेरियल है। और इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर आता है x इक्वल टू ए ई रेस्ट टू पावर माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, तुम्हें ये इक्वेशन याद तो करनी पड़ेगी। x इक्वल टू ए इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस बी टी बाय 2m कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। और तुम ध्यान से देखो, यहां पे जो आपका एम्पलीट्यूड है इट डिक्रीजेस विद टाइम। ध्यान से देखो, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, आपका जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एम्पलीट्यूड घटता चला जाएगा। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की आपको ये इक्वेशन दिल से याद करनी है। तो कोई तुम्हें पूछे
कि बताओ डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड बढ़ता है कि घटता है, तो धीरे 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 आपका एम्पलीट्यूड घटते घटते क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो डिक्रीजेस विद टाइम, और नीचे एक और वर्ड लिख लेना, एक्सपोनेंशियली। क्या वर्ड लिखना, एक्सपोनेंशियली। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, धीरे 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 आपका ऑसिलेशन बंद हो जाता है। लिख लो अपनी कॉपी में। और यहाँ पे बी का मतलब होता है डैम्पिंग कोएफिशिएंट, मतलब आपका जो फ्लूइड है वो कितना ज्यादा मोशन को डैम्प करेगा। अगर वैक्यूम है तो बी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम डैम्प कर ही नहीं सकता। अगर पानी है तो थोड़ा बहुत होगा, शहद है तो बी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो। इक्वेशंस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। किसी को अब इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। डैम्प्ड के ग्राफ याद रखना कि आपका जो एम्पलीट्यूड उसका ग्राफ कैसा होता है, धीरे धीरे घट जाता है, और एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है। और हाँ, वैसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन ये ओमेगा डैश की वैल्यू भी याद रखना। ओमेगा डैश होता है रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, ये लिख लो। ठीक है। अच्छा, अब आगे वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है। हाँ पूछो देवांश। सर ये जो आपने इक्वेशन लिखी है डैम्पिंग की, ये तो फ्लूइड की लिखी है कि ओवरऑल लिखी है आपने? ये इस मास की लिखी है। ये जो मास है ना, ये मास वाइब्रेट कर रहा है, तो इस मास की पोजीशन की इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए मास तो वाई में वाइब्रेट कर रहा है, तो अपन इस एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हैं। तो मैं तेरे को पूछूं कि बता टाइम इक्वल टू 2 सेकंड में पोजीशन क्या होगी, तो बस इस टी की जगह 2 पुट करते देखो पोजीशन मिल जाएगी। सर बट यहाँ पे आपने फ्लूइड का केस लिया, मतलब कभी वो एयर भी हो सकती थी, कभी कोई दूसरी हाँ, चीज, मतलब मटेरियल अगर डिफरेंट हुआ तो फिर ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी ना? ये बी बी की वैल्यू है ना। जैसे मान ले यहाँ पे वैक्यूम है, तो तू बी जीरो कर दे। एयर है तो एयर का बी जो भी है पुट कर दे। वाटर है तो अपने को बी की वैल्यू चेंज करनी है। और बी देख, एक तो इस इक्वेशन में यहाँ पे आ रहा है बी, और देख ओमेगा डैश का फॉर्मूला देख, यहाँ पे भी देखो बी मिलेगा। तो बस देखो बी चेंज करना है, इक्वेशन यही रहेगी। ओके सर। अच्छा देखो, अब इस चैप्टर में एक अपना फोर्स्ड ऑसिलेशन बाकी है, और एक दो छोटे छोटे टॉपिक बाकी है, एक दो छोटे छोटे। तो अब तुम्हारा काम क्या है, देखो मैं तुम्हें आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन नंबर भेजूंगा। यार तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई करना, देखना बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। शीट तो मैं भेजता ही हूँ, आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी भेजूंगा, वो भी तुम ट्राई करना। अच्छा, और कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है, वो मेरा फोर्स तो पूरा हो नहीं पाएगा। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो तुम यार। सर ये आपने जो फोर्स की इक्वेशन लिखी है उसमें जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है वो ऊपर की तरफ लगा रहा है, इसलिए हाँ हाँ माइनस भी है। हाँ हाँ। और स्प्रिंग का फोर्स तो माइनस के एक्स ही होता है, क्योंकि अगर मान ले डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगाएगा। और मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि मान ले ये मास नीचे की तरफ आ रहा है, तो मास अगर नीचे आ रहा है तो फ्लूइड मास पे फोर्स ऊपर लगाएगा, तो माइनस के एक्स माइनस बी वी। ओके सर। याद है वो स्टोक्स फोर्स पढ़ाया था मैंने, 6 पाई ईटा आर वी। तो देख, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेलोसिटी के। वो वहां से आया ये वाला फॉर्मूला। ओके, चलो बाय यार। ये मैं भेज रहा हूँ तुम्हें, ये तुम लिख लेना, है ना। चलो बाय यार, टाटा। थैंक यू सर।